कि नहीं भैया? हाँ बोलिए, आप बोलिए, चुप चुप हो गए, बोलिए। मैं इनको एक ये सलाह देना चाहता हूँ कि ये कोर्ट में एक रिट दायर कर दें, और ये रिट दायर कर दें कि दुबई को दुबे जी ने बसाया और मिस्र को मिश्रा जी ने बसाया। कोर्ट तुरंत आदेश कर देगा इसकी जांच करवा ले। ठीक है, आप कुछ नहीं करेंगे, सब वही करे। वंदना सिंह जी, वंदना सिंह जी, देखिए आप हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, लेकिन मौजूदा जो जो हालात हैं बहुत बिगड़ गए हैं, कुछ तो अखिलेश जी को करना पड़ेगा ना। देखिए, हम सबको मिलके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो देश के हालात हो चुके हैं, और खास करके उत्तर प्रदेश के, अपने अखिलेश यादव जी जो है वो सपा के नेता हैं, योगी जी जो है मुख्यमंत्री, बाकी लोग भी हैं, लेकिन अगर सबका ध्यान सिर्फ चुनाव पे रहेगा तो राज्य का उत्थान कब होगा ये बता दें आप। विकास कब होगा? ये विकास के ढकोसले हम लोग डम-डम बजाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। संतोष दोहरे साहब, मुझे तो आप ये बताइए कि बीएसपी की इतनी बुरी हालत क्यों हो रही उत्तर प्रदेश में? अगर आपके पास इतने बड़े बड़े ऐलान हैं, इतनी बड़ी बातें हैं, विचार हैं, तो आपका मतदाता सुनता क्यों नहीं है, जो कैडर बेस्ड पार्टी है? आप गलत कह रहे हैं। वोट पड़ते हैं और वोट चुराए जाते हैं। खेमचंद जी कुछ कहना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं? खेमचंद जी जवाब दीजिए। जी, पूरी दुनिया में देखा जाता है। खेमचंद जी, आप 2027 कैसे जीतेंगे? जनता सड़कों पर आ जाएगी आपके खिलाफ, आप लोग अत्याचार इतना करेंगे तो? भाई का पहाड़ नहीं बनता, वो ढह जाता है, हल्की सी आवाज से ढह जाता है। कौन सा वैसी बातें कर रहे हैं? और ये क्या कह रहे हैं कि पुलिस वालों को पत्थर खाते रहना चाहिए था, उन पे हमला हुआ तो होते झेलते रहना चाहिए था, उनको गोली मारी जा रही थी तो मर जाना चाहिए था। क्या आपके परिवार से कोई पुलिस या आर्मी में है? और आपके परिवार का आपका अपना बेटा पुलिस में, उधर आप कहते कि हाँ ठीक है, पत्थर खाते रहो, गोली खाते रहो, मर जाओ। क्या तर्क करते हैं? वो कानून के रक्षक हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं। अपनी रक्षा भी मत करो। कैसी बातें कर रहे हैं? अपनी रक्षा नहीं होती है, आपको पहले कानून की रक्षा करनी है। ओपनली एनालाइज करना चाहिए, कानून की रक्षा ही कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मरने के लिए नहीं कर रहे हैं। क्यों मरेंगे? वो सत्ता में बैठे लोगों की रक्षा कर रहे हैं, कानून की नहीं कर रहे हैं, आम नागरिक की नहीं कर रहे हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा? आपने वो वीडियो उत्तर प्रदेश की पुलिस का तो पूरा अपराधीकरण हो चुका है। गोली थोड़ी मारी, हम पत्थर ही तो फेंक रहे थे। क्या हम पत्थर नहीं फेंक सकते? क्या पत्थर फेंकना अब कानूनी अधिकार हो गया है? क्या पत्थर फेंकना संविधान का अधिकार हो गया है? झूठ ना परोसे। तो अगर पत्थर फेंकोगे, आप हमला करोगे, और पुलिस वाले मतलब हाथ पे हाथ रख के, जैसे आप लोग आर्मी वालों के हाथ पे हाथ रख के एक मिनट आर्मी वाले सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कहा है? अभी मिस्टर पंत ने आपको बताया, जैसे बंगाल में उनके हाथ काट दिए, आर्मी वालों को, पुलिस वालों को मार दिया जाता है, पुलिस में जो बहन बेटियां रहती हैं उनके, ये मनगढ़ंत कहानी, पुलिस की कहानी है ये। वास्तविकता क्या है? अलग तरीके से नरेटिव, और लोगों को भड़काने के लिए क्या करें? हत्या कर दी। अरे अभी जो ऑफिशियल वर्जन आया है, देसी जो कट्टा उसका उपयोग हुआ है, भीड़ में से गोली चली है, इंक्वायरी चल रही है, भीड़ में से गोली चली है, पुलिस से गोली चली है। वैसे ही आपने बोल दिया हत्या हो You have criminalized the police. आपको भड़काना है। सुन लो मैडम, सुन लो, आपका भी मैंने भाषण सुना। क्या सुन ले? आप बैठ के झूठ परोसे और हम सुनते रहे। जिस दिन पब्लिक सड़कों पे आ गई ना, अभी पड़ोस में देख चुके हो आप, हर चीज का एक इंतहा होती है। ठीक है खेमचंद जी, आपकी बात आ गई है। वंदना जी कुछ कहना चाहती है? वंदना जी, जनता सड़कों पे आए, अत्याचार का विरोध करे, ईवीएम का विरोध करे, इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? कुछ करेंगे या केवल टीवी चैनल पे बोलेंगे? नवीन जी, इसका फैसला जनता ही करेगी और जनता ही आएगी, क्योंकि अब यही एक विकल्प बचा है। आपने बात की चुनाव आयोग की, कौन सा चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं हम लोग? बताइए आप, कौन सा चुनाव आयोग बचा है? कितनी उंगलियां उठ रही राजीव कुमार? खेमचंद जी सुन लीजिए, खेमचंद जी 99% आपके, खेमचंद जी सुन लीजिए, अच्छी बात कर रही है। नक्सलिज्म सोच कहते हैं, आप नक्सलाइट सोच कैसी बात कर रहे हैं? खेमचंद जी सुन लीजिए, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। सब झूठे हैं, पंत साहब बोल रहे हैं वो झूठे हैं, मिस्टर संतोष बोल रहे हैं वो झूठे हैं, हम सब झूठे हैं। वंदना जी, मैं तो आपकी तरफ मैंने मान लिया, लेकिन अखिलेश जी क्या कर रहे हैं, मायावती जी क्या कर रही है, मुझे थोड़ा ये बता दीजिए। देखिए, मायावती जी क्या कर रही है तो मायावती जी बताएंगी, या फिर बताएंगे आपको संतोष जी। मेरा सवाल ये है कि हम देश के साथ क्या कर रहे हैं, नौजवानों के साथ क्या कर रहे हैं, देश की क्या हालत बना दी है आपने। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है, देश प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, कटोरा लेके सब निकलेंगे। हालत नहीं, डंका बज रहा है, बता रहे हैं कौन सा डंका बज रहा है विश्व में?
नहीं, अखिलेश जी जनता को सड़कों पे लाएंगे। वंदना जी, सीधा सवाल है, नाम में संबंध आए हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? वंदना जी, आप उनको उन पे हमला करिए, लेकिन मुझे बताइए आपकी पार्टी क्या कर रही है, ये भी तो बताइए ना। जब कुंदरकी में जीत रहे हैं वो। देखिए, अखिलेश यादव ने जब ये आपके चुनाव हुए थे अभी पीछे लोकसभा के, उन्होंने कहा मुझे अभी भी विश्वास नहीं है आपके ईवीएम पे। जीतने के बाद भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। ऐसी बात नहीं है, सबको चिंता है, जिसको लोकतंत्र की चिंता है, सब नेताओं को चिंता है कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, ठीक है, चिंता है। 99% चार्ज रह जाते हैं आपकी ईवीएम, कैसे? चिंता है, चिंतक जी के पास चलते हैं, दलित चिंतक संतोष दोरे जी। गांव के लोग नहीं आ रहे हैं, महाराष्ट्र में गांव के लोग सड़कों पे आए कि वोट तो हमने कांग्रेस को दिया, वो हार कैसे गए, 1-0 वोट मिल रहे हैं, क्या हो रहा है? नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। लोकसभा चुनाव के बाद और यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी 27 के सत्ताधीश का ऐलान कर रही थी, लेकिन उपचुनाव के बाद अब बीजेपी ललकारने लगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव में जीत के बाद कार्यकर्ताओं को सीधे संदेश दे दिया है कि अब 2027 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, समय कम बचा है। करीब 2.25 साल बाद होने वाले चुनाव के लिए योगी की तैयारी देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं। खबर है जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने वाला है, क्योंकि अभी 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी 54 मंत्री हैं और नियमानुसार संख्या 60 तक बढ़ सकती है। ऐसे में अखिलेश के पीडीए दांव से मुकाबले के लिए कुछ दलित और पिछड़े समाज के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इतना ही नहीं, कुंदरकी मॉडल के हिसाब से अल्पसंख्यकों को भी जगह देने की तैयारी है। संगठन में बेहतर तालमेल के लिए संगठन के कुछ नेताओं को भी मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। इस बीच महाराष्ट्र में सीएम पद का पेच फंस गया है, क्योंकि महायुति के साथी एकनाथ शिंदे अपने गृहनगर सतारा चले गए हैं। इस कारण महायुति की बैठक टालनी पड़ी। उधर कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक में हार के कारणों की समीक्षा की गई। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। खेमचंद शर्मा जी हैं, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है खेमचंद जी। वंदना सिंह जी हैं, नेता समाजवादी पार्टी की, बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी। संतोष दोरे साहब हैं, दलित चिंतक, बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष पंत साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है पीयूष जी। पीयूष पंत साहब, थोड़ा इस बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। आज जो है योगी जी 2027 का उन्होंने ऐलान कर दिया, एक तरह से अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को निर्देश दे दिया कि जाइए चुनाव की तैयारी करिए। संगठन में बूथ मंडल, जिला स्तर पर कमेटी बन रही है, प्रदेश अध्यक्ष बदलने की तैयारी है और मंत्रिमंडल में भी जो है कुछ नए साथी जोड़े जाएंगे। तो ये 27 के सत्ताधीश जो अखिलेश जी अपने आप को कह रहे थे, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप उनके लिए? देखिए, चुनौती तो है ही है। बीजेपी संगठन अपने आप में एक चुनौती है, खासकर जो आरएसएस था उसको चूंकि सपोर्ट रहता है, तो और जिस तरह से उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो और जिस तरह से वो पोलराइज करते हैं, तो वो एक चुनौती है निश्चित रूप से विपक्ष के लिए। और वो चुनौती लगातार बना रहेगा, क्योंकि विपक्ष उस स्तर पे जो है अपनी तैयारी करता नहीं। विपक्ष का संगठन उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का जो है भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, ग्रास रूट तक पहुंचा हुआ है। और उसके ऊपर जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार तुरंत जो है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी करती है। ये तमाम कारण हैं जिसकी वजह से एक वो बड़ी भारी चुनौती पेश करती है। लेकिन जहां तक अगर आत्मविश्वास का सवाल है, और योगी जी इस बात को कह रहे हैं 2027 को जीतने की, तो उसका मॉडल वो वही बता रहे हैं जो मॉडल चुनाव जीतने का उनका शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके जो चुनाव जीता जाता है, उसी को अगर वो मॉडल बता रहे हैं, तो ये कोई जीत नहीं होती है लोकतंत्र में। आप अपने कार्यक्रमों के आधार पे, आप सुशासन के आधार पे आप वोट मांगिए और चुनाव जीतिए, तब तो एक बड़ी बात है। और ये आत्मविश्वास आपको दिखाना चाहिए, लेकिन आत्मविश्वास है नहीं, दिखाया जा रहा। इसीलिए जो है कि तमाम पदाधिकारी बदले जा रहे हैं और एक तैयारी की जा रही है कि किसी उनको एक जो है कि संदेश दिया जा रहा है। ये सवाल भी साथ में है, 2.25 साल बचे हैं करीब जो है, और अभी से योगी जी मैदान में उतर गए। नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, बोलिए। देखिए, पंत साहब हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े क्रिटिक्स माने जाते हैं।
सीनियर है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, ब्रिटिश के नाते भी सम्मान करता हूँ। देखिए योगी जी ने क्या कहा, हर एक कार्यकर्ता को, नेता को, और जो चुनाव लड़ना चाहता है उसको जमीन पे जाना है, जमीन से फीडबैक लेना है, लोगों की समस्याओं को सुनना है। और हमारी सरकार है, सरकार के माध्यम से जो भी काम रुके हुए हैं या फिर जो भी काम अभी चल रहे हैं तो उसको बेस्ट क्वालिटी से वो इम्प्लीमेंट हो, लोगों तक पहुंचे, और जो काम रुके हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें पता चले। तो सरकार और जनता के बीच में ब्रिज बनना है। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है, जाओ लोगों से मिलो, लोगों के बीच में रहो, अगर तुम्हें आपको चुनाव लड़ना है तैयारी करो और जनता का भला करो। तो सरकार काम कर रही, लगातार काम कर रही, तो कार्यकर्ता जितना एक्टिव होगा, जितना ब्रिज बनेगा, उतना ही लाभ तेजी से लोगों को एमटी शर्मा जी, आप ये बात सही कह रहे होंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दा ये नहीं बनता ना, चुनाव में तो बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, इस पे चुनाव जीते जाते हैं। चुनाव हमारा विकास के मुद्दे पे ही लड़ा जाता है, गुड गवर्नेंस के मुद्दे पे लड़ा जाता है, लेकिन जो सच्चाई है समाज की वो भी बताना जरूरी है। अगर हमारा समाज बटेगा तो कटेगा, इसमें क्या गलत है? आप बात तो कहने में तो आप लोग तर्क सही कहते हैं, लेकिन फिर जब एक संभल का मुद्दा जाता है, अचानक आप लोग जो है कोर्ट चले जाते हैं, वहां से मस्जिदों का सर्वे कराना शुरू कर देते हैं और दहशत पैदा हो जाती है अल्पसंख्यक समुदाय में। की दहशत वहां पे, तो क्या बताओ, लाखों लोगों का क्या हक नहीं है? क्योंकि वो जो हरिहर मंदिर बोलते हैं, वो मंदिर है, वहां पे ये बोले उनके पूर्वजों ने जो शहादत दी, उनके पूर्वजों की जो हत्याएं हुई, उनके पूर्वजों ने लगातार संघर्ष किया, क्या उनका हक नहीं है ये कहने का कि वो मंदिर है? वंदना जी ये कह रहे हैं कि देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो है 2.25 साल पहले ही यूपी के जो चुनाव होने वाले हैं जो 2027 में, उसकी तैयारी अभी शुरू कर दी है, और आप लोग कह रहे 27 में सत्ताधीश बनेंगे अखिलेश जी, तो सत्ताधीश तो बनने देंगे नहीं उनको वो, और आपके सारे मॉडल, पीडीए का सारा मॉडल छीन लिया उन्होंने, पिछड़े, दलित और कुंदरकी मॉडल लॉन्च कर दिया नया, कहा कि अल्पसंख्यक भी हमको वोट देंगे, ऐसा कुछ काम करिए। तो क्या करेंगे आप लोग? तो बहुत, आपको कुछ वोट ही नहीं मिल पाएगा ऐसे तो। पहले जो है ये हमारे भाजपा के भाई साहब प्रवक्ता जो लंबी चौड़ी भाषण दे रहे थे, पहले आप मुझे ये इसका जवाब दे दें, सिर्फ आप लोग चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए किसी भी साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना है या कुछ इस देश के लिए भी करना है? इकोनॉमी की आप बात कर रहे थे, थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे भी है इकोनॉमी की, जरा आप बात कर लें इकोनॉमी भी, मुझे समझाएं कहाँ से इकोनॉमी बढ़ी हुई है आपकी, कौन सी इकोनॉमी किस सेक्टर में बढ़ी हुई है? दूसरी चीज, अब आप आ जाए, आप पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं, पहले हम अपने यहाँ की बात कर लेते हैं, अपने देश की और उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में? अभी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं मिस्टर पंत, उन्होंने आपको सारी डेवलपमेंट आपकी गिना दी है। तो आप जो है इस तरह की फिजूल खर्ची करना बंद करें, बताना बंद करें। और रहा सवाल 2027 का, अभी उसमें 2 साल बाकी है। वंदना जी, लेकिन ये तो आपने सवाल उठाए, अच्छे सवाल उठाए, इसका जवाब लूंगा मैं, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा जो नया ट्विस्ट लिया है वो आप लोगों की चिंता की बात है। वो कह रहे कुंदरकी मॉडल लागू होगा पूरे उत्तर प्रदेश में, इसके तहत जो पीडीए समीकरण है उसको ध्वस्त करेंगे, और जो उसमें आप अल्पसंख्यक जोड़ते हैं वो भी हमको वोट देंगे, ऐसा हम काम करेंगे। और कुंदरकी में ऐसा करके दिखाया उन्होंने, वहां 60% जो है मुस्लिम वोटर था, वहां बीजेपी बम्पर वोटर्स जीत के आई है। भाजपा ने आपके लोकतंत्र बिल्कुल ही ध्वस्त कर दिया है, ये तो मैं मानती हूँ आपकी बात, इसमें ये माहिर है। आपने लोगों को निकलने नहीं दिया वोट करने के लिए। औरतों का भी कई सारे आपने देखे होंगे वीडियोस जो आ रहे थे, औरतें डटी खड़ी रही कि हम तो वोट डालेंगे। क्या हो रहा है? लेकिन वंदना जी ये कहते हैं कि जब तक आप जात की राजनीति करेंगे, हमारे सामने धर्म की राजनीति करने के अलावा कोई चारा नहीं है। आप जात की राजनीति छोड़ दीजिए, हम धर्म भी छोड़ देंगे। कौन सी सदी में हम लोग रह रहे हैं, आप ये बताएं नवीन जी? धर्म जाति, हम इसी में फंसे रह जाएंगे। कौन कहता है? वही ये पूछ रहा, पीडीए क्या है? पीडीए क्या है? की इकोनॉमी बनेंगे। चलिए, इनको तो आप नहीं समझा पाएंगे, बीजेपी वाले। अखिलेश जी को समझाएंगे आप? देखिए, अखिलेश जी को भी पता है, जितने राजनीति आज आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा, चाहे जो पार्टी हो। ठीक है, संतोष दोहरे जी आपको आवाज आ रही है? संतोष दोहरे साहब, वंदना जी ने बहुत अच्छी बात कही है। जाति धर्म की राजनीति कब तक चलती रहेगी इस देश में, यूपी में, और इससे कैसे विकास होगा, कैसे इंसान आगे बढ़ेगा, ये बहुत महान विचार हैं, लेकिन राजनेता इसको समझते नहीं है या समझना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी बटेंगे कटेंगे नारा देती है और उपचुनाव जीत लेती है, और आप लोग उपचुनाव में कुछ कर नहीं पाते हैं। बड़ी बुरी हार होती है। मायावती जी कहती हैं कि देखिए हम तो उपचुनाव लड़ेंगे ही नहीं अब। तो कहीं ना कहीं जो है
स्थिति बहुत विकट है बीएसपी के लिए। क्या सुझाव देंगे आप मायावती जी को? पांडे जी, आपने क्वेश्चन तो बड़े अच्छे किए, लेकिन ये सच्चाई है, अपने देश की जाति एक सच्चाई है और ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो जाति के इतर कोई चुनाव लड़ती हो। बीजेपी आज की तारीख में इतनी बेईमान पार्टी है जिसने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रखी है। आपको मालूम है, अभी जितने चुनाव हुए, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे यूपी का हो, आप पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, एक एक पॉइंट जानते हैं कि पोस्टल बैलेट में अपोजिशन जीतता है और ईवीएम में बीजेपी जीतती है और 99% ईवीएम की बैटरी चार्ज रहती है, उसमें बीजेपी जीतती है। तो संतोष धोरे साहब, यही तो समय है मायावती जी को आगे आने का, यही तो समय है आकाश आनंद जी को आगे आने का कि वो आए और देश को बताएं कि सब हो रहा है। वो तो कुछ आ ही नहीं रहा बाहर। कौन कह रहा है कि वो नहीं आ रहे? कौन कह रहा है? सभी पार्टियां विरोध कर रही है। अगर विरोध नहीं कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी का की ही देन है ईवीएम को लाने का। और ये 90 के दशक के बाद ये जान गए थे कि उस समय मुलायम सिंह है, मायावती जी है, कांसीराम जी है, लालू प्रसाद यादव जी है, जो ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, एक न एक दिन पीएम बन जाएंगे। तो युवा ओवर एज हो चुका है, जिनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। संतोष दोहरे साहब, आप चिंतक हैं, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल ये, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो गड़बड़ी कर रहे हैं तो इससे हारेंगे नहीं कभी, वो गद्दी से कभी हटेंगे ही नहीं। अभी मोदी जी हैं, फिर योगी जी आ जाएंगे या अमित शाह जी आ जाएंगे, ये चलता रहेगा। क्या करेंगे आप लोग? ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे भाषण देते रहेंगे? पांडे जी, हमारी बात को सुनिए। माननीय कांसीराम साहब कहा करते थे कि भारत की जुडिशरी अल्लाह है, हर आदमी न्याय पाने के लिए कहाँ जाएगा? कोर्ट में। कोर्ट जब खुद कह रहा है कि क्या बैलेट पेपर से भ्रष्टाचार नहीं होता, तो ईवीएम से भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्या होगा? तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को ऑलरेडी मालूम है कि भ्रष्टाचार होता है। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान लेता? और वही सुप्रीम कोर्ट आज अक्टूबर 2013 का आदेश दे चुका है कि ईवीएम से फ्रेश, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। आप उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? वो आदेश लाइए और चर्चा करिए, उस पर डिबेट करवाइए। वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और फिर ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। ये कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने? हमने तो सुना नहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा। उसने तो ईवीएम को क्लीन चिट दी है। उसने चुनाव आयोग को कहा है कि इसके पास जाइए, और चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम ठीक है। ऐसा कभी नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि बैलेट पेपर चुनाव सही होता है और ईवीएम से गलत होता है। ये जानकारी गलत है आपकी। क्लीन चिट तो डीवाई चंद्रचूड़ भी दे गए हैं, जो कह गए कि हम तो भगवान से आदेश मान के हमने निर्णय दिया था, संविधान से आदेश। चलिए, आपने मायावती जी के बारे में कुछ बताया नहीं, इतनी लंबी बात हो गई है। क्या जवाब देंगे? हम इनकी बात पे भरोसा नहीं करते। ये जितना बोलते हैं उसका। देखिए, मैं बात रखूं, सुन लीजिए, लोकतंत्र सुनना चाहिए, लोकतंत्र है, सबकी सुननी चाहिए। देखिए, हमारे आदरणीय दलित चिंतक कम, दलित विरोधी ज्यादा लगे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक दलित बच्ची के साथ अयोध्या में बलात्कार किया, बच्ची प्रेग्नेंट हो गई और उनके परिवार को डराया गया, धमकाया गया। वहाँ कौन साथ खड़ा था? भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? जरा इसी मुद्दे पर टिके रहिए। चुप रहो भैया, फिर आप बोलोगे कि मैं दलित हूँ, इसलिए बोले नहीं दिया जा रहा है। मौका दूंगा भी आपको। संतोष सुन लीजिए, भरी पड़ी है आपकी पार्टी बलात्कारियों से। अभी लोकतंत्र की हत्या मत करिए आप, जो है सबको बोलने का आजादी दीजिए। अब आप उत्पीड़न कर रहे हैं, मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे मैं आपको उत्पीड़न कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, आप दलित विरोधी हैं। आपने एक बार भी नहीं कहा पश्चिम बंगाल में जिस तरीके दलितों पर अत्याचार हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष करती रही। आपने एक शब्द नहीं बोला। आपने एक शब्द नहीं बोला। केरल में एक शब्द नहीं बोला कि भाई एएमयू में क्यों वहां दलितों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। घटनाएं गिना के देखिए, ये गलत बात है। घटनाएं गिना के आप उनके विचारों को दबा नहीं सकते। उनके विचार है ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम की बात करिए। सुन ली प्लीज, मैंने उनको आदरणीय बोला है। तो आपको समग्र विचारक हैं तो समग्र रूप से आपको बातें रखनी होगी। एक तरफ पार्टी के प्रवक्ता लग रहे हैं, आप तो मेरे को बीएसपी के भी प्रवक्ता नहीं लग रहे। आप तो बीएसपी के हित की भी बात नहीं कर रहे, आप तो बीएसपी के विरोध की बात कर रहे हैं। ईवीएम पे कोर्ट ने सभी बार कोर्ट में सुनवाई हुई है, मुंह की खानी पड़ी है। इलेक्शन कमीशन ने बार बुलाया है, सभी इंटेलेक्चुअल को बुलाया है। मैं आदरणीय दलित चिंतक जी को बोलता हूँ, आप भी दिल्ली आ जाइए, इलेक्शन कमीशन में जाइए और प्रूव करिए, टेक्निकली प्रूव करिए कैसे हैकिंग हो रही है, कैसे चोरी हो रही है, करिए। वो वोट कौन दे रहा है आपको? युवा दे रहा है, मुस्लिम दे रहा है, वोट दे कौन रहा है? बड़ा झूठ बोल रहे हो। सुन लीजिए, चिंतक का मतलब होता है सच्चाई बोलना, समाज की चिंता करना। कह रहे एक भी मुसलमान ने वोट नहीं दिया, ऐसे ही हजारों वोट आ गए और बीजेपी के कार्यकर्ता हुआ, वैसे ही जीत गए। कहाँ से आए वो वोट?
गांव के गांव खड़े हो जाते हैं कि हमने तो वोट ही नहीं दी, तो ये कैसे वोट मिल गई। आज तो बूथ वाइज वोट दिखाई देती है, बूथ वाइज वोट का आकलन आता है। वहां सैकड़ों बूथों के लोग ऐसे हो जाते हैं कि नहीं हमने तो वोट नहीं दी, कैसे वोट आ गई। लोगों ने वोट दिया है। अपमान मत करो जनता का, अपमान मत करो मतदाता का। और कोई ठेकेदार नहीं है, किसी दलित का ठेकेदार हो गया, मुसलमान का ठेकेदार हो गया, कोई किसी का ठेकेदार नहीं। लोकतंत्र है, जो अच्छा काम कर रहा है तो लोग ठीक है बच जाएंगे। खेमचंद जी, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। पीयूष पंत जी, जब बात ईवीएम की होती है तो ये बात तो खैर खेमचंद जी सही कर रहे हैं। अगर पूरे गांव का वोट अगर वहां से अगर हार जाती पार्टी, उसका वोट अगर बीजेपी को चला जाता, उन्होंने दिया नहीं होता, तो खड़े होते लोग, वाकई बाहर निकलते और बोलते कि हमने वोट नहीं दिया, फिर भी पूरा ये कैसे जिता रहे हमारे इलाके से। ये बात कहीं से आई नहीं खबरों में, आपने भी पढ़ी नहीं होगी। ये तो फिर तो पूरे महाराष्ट्र में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन लोग नहीं निकले क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में लूटा गया है मतदान को, जो है कि देखिए लोगों को आपने इतना डरा रखा है। आप जब नेताओं को जो है उनको इस पे जो जिस तरह से बर्ताव करते हैं, अभी लोग बाहर निकलेंगे, क्या होगा उसमें। हमने अभी देखा 4 मुस्लिम युवकों की हत्या हो गई, जो कहा जा रहा है कि हत्या की गई है पुलिस के द्वारा। तो गोली आप सीधे चला देंगे उन लोगों के ऊपर, क्योंकि आपको सच सहने की, सच सुनने की वो आदत नहीं है। जब लोग कहेंगे, चुनाव जिस दिन काउंटिंग होनी थी उसके एक दिन पहले जो है रिवाइज्ड फिगर आता है कि वो कैसे, ये क्या संभव है, आज तक ऐसा हुआ है कभी। तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर, इसलिए इस तरह के सवाल हो रहे हैं। पंत, मेरा सवाल मुसलमान, इसका कोई समाधान है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है, चुनाव आयोग नहीं मान रहा है, जनता भी खड़ी नहीं हो रही है, केवल हम लोग टीवी चैनलों बहस करते रहेंगे या कुछ एक्सपोज करेंगे इन लोगों को? देखिए, जनता जो उनके पास लोकतांत्रिक तरीके उपलब्ध हैं, न्यायिक तरीके उपलब्ध हैं, उसकी तरफ जा रही है और गई भी है पहले भी। अगर कोर्ट भी नहीं मान रहा है इस बात को, तो देर सवेर जनता आएगी। देखिए, जनता जो है वो पहले तो एहतियात बरतती है कि कानूनन जो है जो तरीके हैं उन्हीं को अपनाया जाए। जब नहीं होगा तो आएगी सड़कों पे जनता, हमेशा आएगी। जब इंतहा हो गई तो आती है, और ये हम हर जगह। ठीक है संतोष दोहरे साहब, देखिए आप तो निष्पक्ष हैं, चिंतक हैं, ठीक है। मेरा सीधा सवाल ये है, आपकी चिंताओं के साथ हम शामिल हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात आप लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में सिस्टम खत्म हो गया है और बीजेपी जो चाहे वो कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे तो फिर कभी नहीं हारेंगे ही नहीं, कभी सिस्टम बदलेगा ही नहीं। तो आप लोग क्या करना चाहिए, कुछ सुझाव दीजिए ना। पांडे जी, मैं कह रहा हूँ ईवीएम का चुनाव, ईवीएम के माध्यम से चुनाव होगा, बीजेपी नहीं हारेगी। चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, अपोजिशन पूरा गठबंधन कर ले, अब बीजेपी नहीं हारेगी। दूसरी मैं एक बात और मैं आपको भविष्य की बात बता रहा हूँ कि जितनी ये बीजेपी अब मस्जिदों की जांच कराने जा रही है, अब समय आने वाला है कि अब हर मंदिर की जांच होगी। 30,000 स्तूप और बौद्ध विहार सब पे किसका कब्जा है। ये आपका अपना विचार है कि बीएसपी का विचार है, ये बताइए पहले। ये मैं बता रहा हूँ, मैं दलित चिंतक के रूप में बैठा हूँ, मैं भी दलित हूँ, मैं भी अच्छा बुरा जानता हूँ, मैंने भी किताबें देखी है, मैंने भी इतिहास पढ़ा है, मैं भी जानता हूँ। अकेले मुझे बीएसपी की स्ट्रेटजी बता दीजिए, आपके विचार तो हम लोग बाद में सुन लेंगे। बीएसपी क्या करने वाली है? बीएसपी ऐसा करेगी जो बीजेपी धजाशाही हो जाएगी। जैसे बीएसपी के बारे में अभी ये बीजेपी नहीं जानते हैं। जैसे और बीएसपी जब प्रोग्रेस करेगी, बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी। कब करेगी? आप लिख लीजिए, अब आने दो, 2027 सारा नोट कर लीजिए पांडे जी। योगी जी तैयारी कर चुके हैं पूरा आज उन्होंने पूरा प्लान जारी कर दिया है पूरा। मैं आपको बता देता हूं, अभी कुंभ महाकुंभ होगा, 4 करोड़ लोग आएंगे 1 साल के अंदर, 4 करोड़। और योगी जी एक आदमी तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई। 4 करोड़ वोटर में से कम 60% वोटर अपनी तरफ कर लेंगे। वो कब मायावती जी आएंगी? पांडे जी, कुंभ के मेला पहले भी होते रहे हैं और भी मेला धार्मिक पहले भी होते रहे हैं। कुंभ से चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। हमेशा ये देश में धार्मिक कार्य होते रहे हैं, होते रहेंगे, इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं। तो दोरे जी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं दलित वोटर हमारी तरफ आ गया है, अब मायावती जी का कुछ नहीं बचा है। ऐसा है, ऐसा ये हमको काम बता दे, दलितों के हित में इन्होंने ऐसे कौन से काम कर दिए सभी दलित इनको वोट देने लगे? तभी तो पीडी आया है। अरे ओहो, हम पीडीए की बात नहीं कर रहे, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, चाहे पीडीए की बात कर रहा हूँ। बता दीजिए किस पार्टी ने दलितों के लिए कौन से काम कर दिए जो बीएसपी को छोड़ के इनके पास चले जाएंगे? जरा हमें काम गिना दे।
प्राइवेटाइजेशन करके उनका रिजर्वेशन खत्म कर दिया, उनके रिजर्वेशन में बाइफरकेशन करवा दिया, उनको वैकेंसी नहीं मिल रही है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए बीजेपी को वोट देना है क्या दलित? हमें बता दे बीजेपी को वोट कौन देने के लिए जाने को तैयार है? सरकारी आदमी वो परेशान है। तो आप किसको चाहते हैं? दलित किसको वोट दे? आप चाहते किसको वोट दलित दे? अरे वो तो बताता है जिसको उचित समझेगा वोट करेगा। थोड़ा उनको गाइड करिए ना आप। 2027 में किसको देना चाहिए? 2027 में आएगी बीएसपी, लिख लो पांडे जी, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। इतना बुरा हाल चल रहा है बीएसपी का, आप कैसे कह रहे हैं? कुछ सुझाव दीजिए, कुछ करें वो। अरे आप बताइए कैसा बुरा हाल है? संगठन बर्बाद हो गया। बीएसपी को, अरे आप बीएसपी की ताकत को सिर्फ वोट की सीटों से काउंट करते हैं क्या? बताइए ना फिर क्या क्या ताकत है? अब आएगी आगे सामने। अब दलितों को समझ में आ गया, ओबीसी को समझ में आ गया, माइनॉरिटी को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या हमारे साथ किया और देश को कांट बो दिया और हमारे भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ किया। माइनॉरिटी तो अखिलेश जी के साथ है और दलित भी तो अखिलेश जी के साथ जा रहा है, तो आप लोग को कौन वोट दे रहा है? अरे पांडे जी, आप भी ऐसी मजाक करते हो, कोई किसी के साथ बंधा नहीं होता है। जहाँ वोटर की मर्जी होती है, जहाँ से भविष्य दिखाई देता है, वहाँ वोट करता है। चलिए ठीक है, खेमचंद शर्मा जी जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। दलित चिंतक जी को ये भी पता होना चाहिए कि भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियों को अफगानिस्तान में गिराया किसने गिराया? हिंदुओं ने गिराया। और ब्राह्मण तो पहले भी थे। अफगानिस्तान में अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? वो ब्राह्मण ही थे। पूरे राष्ट्र को अपने देश की बात करें खेमचंद जी, क्यों समाज में फैलाते हो? क्यों आप urban nexus की बात बोलते हो? ऐसा मत करो। तो सच है, सच को रखो सामने। और रही बात, ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया और वो दलितों का हमें 10 सेकंड बोल लीजिए खेमचंद जी, 10 सेकंड बोल लीजिए। उन्होंने इवन बहन मायावती को भी सुन लीजिए अभद्रता के साथ उन्होंने पिटवाया। शर्मा जी सुन लीजिए पता है। और आज मोदी जी ही उम्मीद है सबके लिए, सब समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए। 10 सेकंड में कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, योगी जी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो सबके लिए काम करते हैं। सबको घर दे रहे हैं, सबको राशन दे रहे हैं, सबको पीएम किसान के माध्यम से मदद दे रहे हैं, लखपति दीदी बनाया गया है, सोलर प्लांट लगवाया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं, सबको फैसिलिटी देने वाले। सुनते हो, जब समय खत्म हो रहा होता तब नहीं सुनते। समाज हमें समर्थन दे रहा है। मेरी बात सुनेंगे। ठीक है, उसके लिए बहुत सी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है। इस तरह के राजनीति से नहीं होगा। धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान बांटो, कुछ दिन में फिर आएगा ईसाई बांटो, फिर सिख बांटो। ठीक है, समय खत्म हो गया है। तो बहुत बढ़ चढ़ के दावे और नारे बहुत सारे चुनाव में लगते हैं, सियासतदान बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का।